हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब। हमने अपनी सल्तनत कालीन श्रृंखला को समाप्त कर दिया है। हमने उसका पूरा राजनैतिक इतिहास, उसका सामाजिक इतिहास, आर्थिक व्यवस्था, उसकी सैन्य व्यवस्था और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, उसके साथ हमने उसका स्थापत्य पूरा पढ़ लिया है। तो आज हम यहाँ पे कुछ प्रश्न देखेंगे जो पिछले वर्षों नेट के एग्ज़ाम में या पीजीटी और टीजीटी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, और हम इस बात का भी आंकलन करेंगे कि जो हमने पढ़ा है अपने सत्रों में, क्या प्रश्न हमको वहाँ से मिलते हैं या नहीं। तो हम देखते हैं अपने सबसे पहले नेट के प्रश्न, नेट के PYQs। इसमें मैंने 2019 और 2018 के प्रश्नों को लिया है। तो सबसे पहले 2019 के कुछ प्रश्न हैं जिसको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मंगोल खां तर्माशरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो मंगोल का एक अधिकारी है तर्माशरीन, पूछ रहा है प्रश्न आपसे कि तुगलकों का जब शासन था दिल्ली में, तो उस समय कौन से तुगलक शासक का यहाँ पे शासन था जिस समय इस मंगोल अधिकारी तर्माशरीन ने यहाँ पे आक्रमण किया। तो ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सुल्तान मोहम्मद। तो जब हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा था उस समय देखा था 1327-28 के करीब, 1327 और 28 में इस पे एक मंगोल आक्रमण होता है जिसका नाम है तर्माशरीन अधिकारी मंगोलों का। ये आक्रमण करता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, और मोहम्मद बिन तुगलक इसको 5000 दिनार की सहायता देकर वापस भेज देता है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एकमात्र मंगोल आक्रमण है, ओनली मंगोल आक्रमण इसको हम बोल सकते हैं, मंगोल अटैक बोल सकते हैं। तो ये एकमात्र मंगोल आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक के समय में होता है। दूसरा प्रश्न है, तकावी ऋणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है, हमको पूछा गया है प्रश्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तकावी ऋण जो एडवांस लोन दिए जाते थे एग्रीकल्चर के बारे में आपसे पूछ रहा है ये प्रश्न। पहला इस कथन है, ये कृषि प्रयोजनों हेतु किसानों को दिए जाते थे, ये व्यापारिक प्रयोजनों हेतु व्यापारियों को दिए जाते थे। तीसरा है, ये चौधरियों और मुकद्दमों के माध्यम से दिए जाते थे जो अलग अलग किसानों को वितरण करते थे। और चौथा है, चौधरी और मुकद्दम उनकी अदायगी के लिए गारंटी नहीं देते थे। तो जैसा कि अब मैंने आपको बताया एग्रीकल्चरल लोन थे, तो पहला वाला कथन एकदम सही हो जाता है, ये कृषि प्रयोजनों हेतु किसानों को दिए जाते थे। और दूसरा जो ऑप्शन है व्यापारियों को दिया जाना, ये गलत हो जाता है। तो यहाँ से पहला हमारा स्टेटमेंट जो गलत है वो सेकंड। अब ये सेकंड स्टेटमेंट सभी में दिया हुआ है तो इसलिए आगे पढ़ते हैं। ये चौधरियों और मुकद्दमों के माध्यम से दिए जाते थे, एकदम सच बात है। तो ये भी कथन हमारा सही है, जिसके लिए किसानों को अलग अलग वितरण किया जाता था, चौधरी मुकद्दमों के माध्यम से होता था। तो ये दो, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। चौथा जो है ये भी गलत है, चौधरी और मुकद्दम उनकी अदायगी के लिए गारंटी नहीं देते थे। ये गलत है इसलिए क्योंकि ये गारंटी दिया करते थे, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से वितरण हो रहा है। तो ये हमारे आंसर हो जाएगा 2 और 4, जो कि कथन है वो गलत है। तो ये 2 और 4 यानी कि डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा प्रश्न है, उस पुस्तक का नाम बताइए जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में उस बिंदु से शुरू होती है जहां मिनहाज ने अपनी पुस्तक को समाप्त किया। अब हमको पता होना चाहिए मिनहाजुस सिराज की जो पुस्तक थी वो क्या थी, वो थी तबकाते नासिरी। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, ताजुल मासिर, तारीख़ फिरोज शाही, फतिया इब्रिया, तबकात ए महमूद शाही। तो जो बर्नी की जो पुस्तक है तारीख़ फिरोज शाही, ये बी ऑप्शन, बर्नी की जो पुस्तक है तारीख़ फिरोज शाही, ये ठीक वहीं से शुरू होती है जहाँ पे मिनहाजुस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी को छोड़ा था, जहाँ पे उसने समाप्त किया था। तो ये किसने लिखी है ये भी हमें पता होना चाहिए, बर्नी ने लिखी है। और बर्नी के अलावा तारीख़ फिरोज शाही 2 राइटर हैं जिनके नाम आते हैं तारीख़ फिरोज शाही के लिए, एक है बर्नी और दूसरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि दूसरा कौन सा ऐसा इतिहासकार था जिसने इसी पुस्तक को लिखा है जिसका नाम तारीख़ फिरोज शाही है। अब अपना चौथा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से बर्नी की लेखन शैली के बारे में क्या सही है। पहला है, इसमें पूछा है बर्नी का जो लिखने का जो तरीका था, जो उसकी शैली थी, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो पहला है, बर्नी ने राजवंशीय इतिहास लिखा है।
दूसरा, बरनी राजनीतिक घटनाओं की तारीखें प्रदान करने में सटीक है। तीसरा, बरनी का वर्णन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल पर समाप्त होता है। और चौथा है, बरनी सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक इतिहास के महत्वपूर्ण विश्लेषण में विश्वास करते थे। तो जो सबसे पहला है कि बरनी ने राजवंशीय इतिहास लिखा है, ये गलत है। राजवंशीय इतिहास उसने नहीं लिखा है, उसने सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पे और बौद्धिक इतिहास लिखा है। बरनी राजनीतिक घटनाओं की तारीखें प्रदान करने में सटीक है, ये भी गलत है, क्योंकि हमने देखा है कि बरनी की जो तारीखें जो नहीं बताता है वो हमको कहीं ना कहीं अमीर खुसरो के वर्णन से मिलती हैं। उनकी तारीखों को पूर्ति करता है अमीर खुसरो का वर्णन। जब मैंने अमीर खुसरो के बारे में पढ़ाया था तो बताया था आपको इस बारे में। बरनी का वर्णन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में समाप्त होता है, ये भी गलत है, क्योंकि बरनी ने जो है वो फिरोज शाह तुगलक के समय में अपनी पुस्तक लिखी है तारीखें फिरोजशाही, जो उसने फिरोज शाह तुगलक को समर्पित की है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी। बरनी सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक इतिहास के महत्वपूर्ण विश्लेषण में विश्वास रखते थे। अब ये प्रश्न फिर से 2019 में पूछा गया है। देखिए 2019 में कम से कम 10-12 प्रश्न आए हैं, उसमें से मैंने यहाँ पे 7-8 प्रश्न उठाए हैं। तो आप देख लेंगे कि जब ये प्रश्न जो मैं कर रहा हूँ और आपने यदि पुराने लेक्चर मेरे पढ़े होंगे तो उसमें से आपको ये इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। और उन लेक्चर्स में हमने कहीं ना कहीं इसके बारे में ज़रूर कहीं ना कहीं इसको डिस्कस किया है, कहीं ना कहीं इसका जिक्र किया है, बहुत सारे फैक्ट्स मैंने बताए हैं। तो यदि आपने वो लेक्चर ना देखे हो तो पहले जाके उन लेक्चर्स को देख लीजिए। मैं उसका डिस्क्रिप्शन इसकी वीडियो के मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं, जिससे आपको जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ इससे आप कनेक्ट कर पाएंगे, खुद को रिलेट कर पाएंगे। और आपको ये भी पता चलेगा कि जो हमने पढ़ाई की है अपने सत्रों में वो हमें कितना हमारे लिए उपयोगी है और प्रश्न कैसे वहाँ से निकल के आते हैं। और वो प्रश्न हमने सबको कहीं ना कहीं इधर उधर कहीं ना कहीं जरूर डिस्कस किया होगा। अब ये प्रश्न है, बरनी की तारीखें फिरोजशाही लिखने का उद्देश्य क्या था? पहला है शरीयत की रक्षा करना, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक को खुश करना, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक को खुश करना और चौथा है इल्तुतमिश सिकंदर लोदी काल की घटनाओं का प्रकाश डालना। तो शरीयत की रक्षा करना नहीं है उसका उद्देश्य और मोहम्मद बिन तुगलक को भी खुश करना नहीं, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की तो वो काफ़ी बुराई करता रहता है और मोहम्मद बिन तुगलक को इसने समर्पित भी नहीं की है। तो ये सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि तारीख़ फिरोज शाही जो है समर्पित की गई है फिरोज शाह तुगलक को। तो ये फिरोज शाह तुगलक को ही खुश करना इसका उद्देश्य था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फिरोज शाह तुगलक को खुश करना। अब ये प्रश्न अलाउद्दीन के जो जितने भी उसके धार्मिक विचारधारा है उसके ऊपर ये प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है। एनटीए नेट ने पूछा था 2019 में और हमने इसके बारे में काफ़ी बात की थी जब हमने अलाउद्दीन की धार्मिक नीतियों के बारे में पढ़ा था। तो देख लेते हैं हमने जो बात की थी, जो हमने पढ़ा था उसमें से हमको कितना इस प्रश्न में हमको देखने को मिल रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन से कथन सही हैं? इसमें पूछ रहा है, इन 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। पहला है, उसे मालूम था कि नमाज कैसे पढ़ी जाए लेकिन उसने कभी भी रोज़ा नहीं रखा। तो ये कथन एकदम सच है। हमने जब उसकी धार्मिक नीति पढ़ी थी तो हमने बताया था आपको कि उसको नमाज पढ़ना पता है, ऐसा हमको बरनी और इसामी जो है ये सब इसका उल्लेख करते हैं, लेकिन उसने कभी रोज़ा नहीं रखा। उसने नशीली पेयों को निषेध किया, हाँ उसने शराबबंदी करवाई थी और जितने भी अन्य तरह के नशीले पदार्थ थे उनकी क्रय विक्रय जो है उसने दिल्ली में बंद करा दिया था। तो ये दोनों कथन सत्य हैं। उसने सरदारों को मनचाही संख्या में विवाह करने के लिए प्रेरित किया, ये एकदम गलत है। मनचाही संख्या में विवाह करने के लिए प्रेरित नहीं करता है, बल्कि उल्टा उसके वो सरदारों पे नकेल कसता है। और जो जब मैंने बात की थी कि किस तरह से विद्रोहों का उसने उन्मूलन किया है, तो उसने 4 उपाय निकाले थे। तो उसमें से एक उपाय ये भी था कि जो अमीर हैं वो अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं विवाहिक संबंध स्थापित करके। तो जब वो अपनी शक्तियों को विवाहित संबंध स्थापित करके बढ़ा रहे हैं तो सुल्तान ने उनके ऊपर नकेल कस दी कि अब वो जो विवाह करेंगे, आपसी जो संबंध बनाएंगे, वो बिना सुल्तान की इजाज़त के नहीं कर सकते, जिससे कि वो अपनी शक्तियाँ जो है जो बढ़ा रहे थे वो एकदम सुल्तान की बिना आज्ञा के कुछ अब वो वैवाहिक संबंध स्थापित करके एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेंगे। तो ये कथन गलत हो जाता है। चौथा है, वह शरीयत के अनुसार राज्य के संचालन के लिए उलेमा से सहमत था। ये तो एकदम सरासर गलत है, क्योंकि जब हमने पढ़ा उसकी धार्मिक नीतियाँ तो हमने देखा था कि किस तरह से वो एक कथन बोलता है कि मैं वही करता हूँ जो मुझे लगता है सही है, मैं नहीं जानता कि शरीयत इसकी मुझे इजाज़त देता है या नहीं देता है। तो ये कथन उसका कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि वो शरीयत के अनुसार राज्य का संचालन बिल्कुल भी नहीं कर रहा और उलेमा को सहमत करने की उसकी कोई भी चेष्टा नहीं है। तो इस तरह से हमारे सी और डी गलत हैं और ए और बी सही है।
अब हम देख लेते हैं हमारे जो ऑप्शन है उसमें जो सेकंड ऑप्शन है बी, इसमें दिया हुआ है केवल ए और बी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। इसकी धार्मिक नीति और प्रशासनिक सुधारों के ऊपर ये प्रश्न था। 2019 में एक और प्रश्न है, ये थोड़ा सा सरल सा प्रश्न है। आरंभिक 13वीं शताब्दी में बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? पहला है एवाज खिलजी, दूसरा मोहम्मद बख्तियार खिलजी, तीसरा उलुग खां और चौथा जलालुद्दीन खिलजी। तो 1398 में मोहम्मद बख्तियार खिलजी जाता है जो बिहार और बंगाल का के ऊपर विजय प्राप्त करता है। नालंदा यूनिवर्सिटी भी इसने तहस नहस की थी, इसके बारे में हमने बात की थी जब मोहम्मद गौरी के बारे में हमने पढ़ा था। और उसके बाद उसके जो उत्तर भारत के अभियान हैं, उत्तर भारत की जो विजय है उसके बारे में पढ़ा था। तो मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने सेन वंश के शासकों को हराया था, बिहार और बंगाल के ऊपर कब्जा किया था और उसको एक संगठन मतलब एक संगठित रूप में उसको स्थापित किया था, बिहार और बंगाल को। अब ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था। एक तरफ दिल्ली के सल्तनत के शासक दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी कार्य और जो घटना है वो दी हुई है, उनको हमें सम्मिलित करना है। तो पहली सूची में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक हैं। दूसरी तरफ है बंगाल विजय, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना, सिद्दी मौला का वध, मालवा एवं गुजरात की विजय। अब इस तरह के प्रश्नों को करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको इसमें से जिस शासक के बारे में सबसे अच्छा से आपको पता है, सबसे अच्छे से आपने पढ़ा है, सबसे पहले आप उसको उठा लीजिए। अगर आपने अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ा है तो आप उठा लीजिए अलाउद्दीन खिलजी, तो आपको पता चलेगा अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा और गुजरात की विजय की थी। सबसे पहले मालवा और गुजरात को अलाउद्दीन खिलजी ने ही सल्तनत काल में विलित किया था। जलालुद्दीन खिलजी के समय में एक मात्र ऐसा विद्रोह है जिसको वो कुचलता है, कत्ल करता है, जिसका वध करवाता है, वो सिद्दी मौला का विद्रोह है। सिद्दी मौला के विद्रोह के बारे में हमने बात की थी जब हमने खिलजी वंश के बारे में पढ़ा था। गियासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय से हम जोड़ सकते हैं क्योंकि गियासुद्दीन तुगलक के समय में ही बंगाल पे विजय हुई और अलाउद्दीन खिलजी के समय तक बंगाल पे कोई भी आक्रमण नहीं हो रहा है। और फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य किया है और इसीलिए वुलजले हेग जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसकी तुलना जो है रोमन के जो सम्राट हैं अगस्तस उनसे की है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न का जो मैच द फॉलोइंग है वो ए के नीचे 3 आ जाएगा। अब ए के नीचे 3 से ही एक ही बार में ही क्लियर हो जाता है, लेकिन हम आगे देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी बी के नीचे 4, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अब एक ये कथन है जुलाई 2018 में पूछा हुआ है। सुल्तान ने, कथन नहीं बल्कि एक तरह से कथन के आड़ में मतलब कुछ आपसे घुमा फिरा के प्रश्न पूछा है। सुल्तान ने फारसी राजतंत्रीय परंपरा को आत्मसात किया और उन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। आदाबुल सलातीन और मासिर उस सलातीन जैसी पुस्तकें जिन्हें उसने अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई थी, ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों के संबंध में थीं जिन्हें वह पूरी तरह से दिल्ली के अनुकरण के लिए लालायित था। सुल्तान की पहचान कीजिए। तो इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि प्रश्न ऐसे ही घुमाते हैं आपको। केवल आप 2 शब्दों पर ध्यान दीजिए। किताबों की बात कर रहा है आदाब उस सलातीन और मासिर उस सलातीन। इन 2 पुस्तकों को किस सुल्तान ने मंगवाया था? तो इल्तुतमिश ने मंगवाया था अपने पुत्रों के जो उसके पुत्रों की शिक्षा के लिए इन 2 किताबों को उसने मंगवाया था जो कि ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों पे आधारित थी और ये इल्तुतमिश के द्वारा मंगवाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। 2017 में एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक या पुस्तकों में भारी वजन को उठाने के लिए चरखी का प्रयोग, चरखी जिसे अंग्रेजी में कैप्स्टन कहते हैं, पहली बार मिलता है हमको? इसामी की फुतूस सलातीन, बरनी की तारीख़ फ़िरोज़ शाही, अफ़ीक की तारीख़ फ़िरोज़ शाही और सीरत फ़िरोज़ शाही। अब ये जो सीरत फ़िरोज़ शाही है इसका कोई राइटर नहीं है, मतलब राइटर इसका ज़रूर कोई ना कोई होगा लेकिन हमें नहीं पता है, तो इसको हम एनोनिमस बोलते हैं। एनोनिमस राइटर है ये, इसके राइटर का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो जो हमने बात की थी जब फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात की थी और किस तरह से वो दिल्ली तोपड़ा और दिल्ली मेरठ का जो अशोक का जो स्तंभ है वो किस तरह से स्थानांतरित करता है टोपरा और मेरठ से दिल्ली में, तो यहाँ पे चरखी का प्रयोग का उल्लेख हमको मिलता है पहली बार इतिहास में और ये मिला है
अफीक की तारीख फिरोज शाही और सीरत फिरोज शाही, दोनों में सचित्र वर्णन मिला है एक पुस्तक में और एक पुस्तक में केवल उल्लेख मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी और डी। हमारे नेट के प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब हम कुछ पीजीटी के पीवाईक्यूज देख लेते हैं। मैंने मैक्सिमम 2016 के प्रश्नों को लिया है पीजीटी के, और 10 प्रश्न लिए हैं पीजीटी में, और जितने भी प्रश्न हैं हमने इनके बारे में भी कहीं ना कहीं पढ़ा है जब हम ये प्रश्नों को पढ़ाएंगे। पहला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। अब ये मैंने अमीर खुसरो के ऊपर एक अलग से सत्र रखा था और अमीर खुसरो के बारे में ही हमने उसमें चर्चा की थी आधे घंटे करीब, और उसकी जितनी भी कृतियाँ हैं, जितने उसके लिखे हुए जितने भी किताबें हैं, और 2 तरह की इसकी जो भी अलग अलग किताबें हैं उसके बारे में बात की थी। इससे पहले जब हमने अमीर खुसरो की कृत के बारे में बताया तो उससे पहले मैंने आपको उसका जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में बताया था। तब मैंने आपको ये बताया था कि अमीर खुसरो का जो जन्म है वो एटा ज़िले में होता है। एटा ज़िला जो है वो कहाँ है, वो उत्तर प्रदेश में है। तो ये एटा ज़िले में एक गांव है पटियाली, वहाँ पे अमीर खुसरो का जन्म हुआ है। पटियाली एक गांव है एटा ज़िले में, और प्रदेश कौन सा है, उत्तर प्रदेश। दूसरा प्रश्न है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की। मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम शर्की। तो जौनपुर नगर की जो स्थापना है वो फिरोज शाह तुगलक ने की है। फिरोज शाह तुगलक ने किस लिए की है, इसका जो भाई था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम था जौना खां, जौना खां नाम था, MBT बोल सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक आगे चल के, इसकी याद में फिरोज शाह तुगलक ने इस जौनपुर नगर की स्थापना की थी। तीसरा प्रश्न है, अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है। तो अमीर खुसरो देखिए कितना महत्वपूर्ण है, 2 एग्जाम एक ही एग्जाम में एक ही साल में 2 प्रश्न आ गए अमीर खुसरो के ऊपर। पीजीटी ये 2016 के ही प्रश्न है, और ये जो प्रश्न इससे पहले पूछा था 2019 में भी आया है एक बार, और एक एग्ज़ाम में 2016 में भी आया है। तो ये 16 और 2019 दोनों में पूछा गया है। और ये देखिए 2016 में दोबारा एक प्रश्न आया है कि किस वाद्य यंत्र के लिए उसको श्रेय दिया जाता है। तो जब मैंने अमीर खुसरो बताया था आपको तो उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें बताई थी जो इस प्रश्न में हालांकि नहीं है। एक उसको मैंने अब बताया था कि कव्वाली को ईजाद करने का श्रेय भी अमीर खुसरो को जाता है, और इसके साथ इसने एक वाद्य यंत्र सितार की भी सितार के लिए भी इसको जाना जाता है। सितार के साथ साथ सारंगी के लिए भी जाना जाता है और तबला के लिए भी जाना जाता है। हालांकि इतिहासकारों के बीच में ये मतभेद है कि जो तबला, जो अमीर खुसरो की जो बात कर रहे हैं, तबला जिसका वाद्य यंत्र था वो इसी अमीर खुसरो की बात कर रहे हैं या कोई और अमीर खुसरो है। लेकिन अगर प्रश्न आता है तो आपको याद रखना है सितार के साथ तबला, सारंगी और सितार, ये 3 इसके वाद्य यंत्र इसके साथ जुड़े हुए हैं अमीर खुसरो के साथ। चौथा प्रश्न है, दिल्ली के लोधी सुल्तान कौन थे। अब ये लोधी सुल्तानों के प्रारंभिक जीवन यानी कि उनके उत्पत्ति से पूछ रहा है प्रश्न है। और ये जब मैंने लोधी का प्रथम लेक्चर दिया था इब्राहिम लोधी के इसके बहलोल लोधी के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि ये अफ़गान थे, और कहाँ से ये आए थे इसके बारे में बताया था। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है वो केवल इतना पूछा है कि कौन थे, तो ये अफ़गान थे, और इन्होंने प्रथम अफ़गान वंश की स्थापना की थी। तो द्वितीय अफ़गान वंश पूछा जाता है कभी कभी, द्वितीय अफ़गान वंश की स्थापना किसने की। तो लोधी जो है ये हो गए आपके फर्स्ट अफ़गान। सेकंड अफ़गान हो जाता है शेर शाह सूरी। तो इस तरह से हमको याद रखना है, अफ़गानों के 2 वंश ने ही शासन किया दिल्ली पे। प्रथम अफ़गान वंश थे लोधी, और द्वितीय या दूसरे अफ़गान वंश थे शेर शाह सूरी या सूरी वंश। 5वां प्रश्न है 2016 में फिर से पूछा गया, सल्तनत काल में शाही नियंत्रण में आने वाले भूखंड को क्या कहा जाता था या क्या कहलाते थे। तो हमने जब भू राजस्व व्यवस्था की बात की थी उस समय हमने बहुत सारी अलग अलग तरह की भूमियों की बात की थी। अब इसमें प्रश्न पूछा है तो ऑप्शन जो दिए हैं वो दिया है खालसा, जब्ती, मदद माश, इजारा। अब इसमें से जो खालसा, मदद माश और इजारा है, इसमें से खालसा और मदद माश जो है ये 2 तरह की भूमियाँ हैं, और जो जब्ती है ये भूमि नहीं है, ये एक तरह का अधिनियम था, और इजारा जो है ये एक प्रथा थी। खालसा हमारा आंसर है क्योंकि ये जो थी ये शाही नियंत्रण में आने वाले भूखंड को खालसा कहते थे। मदद माश क्या है, जो डोनेटेड लैंड है, जिनको हमने धार्मिक अनुदानों के लिए दे दिया या किसी और अनुदान के उद्देश्य से जिसको दिया गया है, ये हो गई मदद माश। और इजारा क्या है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर जहाँ पे फार्मिंग हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जहाँ हो रही है उसको बोलते हैं इजारा। छठा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या कहाँ की? चाचा यानी कि जलालुद्दीन खिलजी की बात कर रहा है वो। जलालुद्दीन की हत्या कहाँ पे की अलाउद्दीन खिलजी ने? तो ऑप्शन है मुल्तान, सूरत, कड़ा और बयाना। मुल्तान और सूरत की तो बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये पश्चिम उत्तर प्रांत में आ गए, पश्चिम में प्रांत में आ गए, और इसका आंसर है कड़ा। मैंने जब बात की थी अलाउद्दीन के बारे में, जो किस तरह से वो देवगिरी से अपना बहुत सारा धन लूट के लाता है, और बहुत सारी और भी फ़खरुद्दीन की बातें हैं कि बहुत सारे कथन थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये। यदि आपने ना देखा हो तो जलालुद्दीन खिलजी का ये लेक्चर जब आप देखेंगे, या अलाउद्दीन खिलजी का जब शुरुआती लेक्चर देखेंगे, तो मैंने वहाँ पे इन पूरे घटनाक्रम को बहुत अच्छे से विस्तृत तरीके से इसको बताया हुआ है, और एकदम कहानी के रूप में है। इससे जुड़े काफ़ी प्रश्न आते हैं। ये तो बहुत सिंपल प्रश्न था कि कहाँ पे हत्या की, और इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे कथन भी हैं, जो आप अगर जाके उस लेक्चर को देखेंगे तो आपको मिलेंगे वो। सातवां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम कौन था? खुद और मुकद्दम की बात है। खुद और मुकद्दम जो थे वो ग्राम के मुखिया, ग्राम का मुखिया को मुकद्दम कहते हैं, और जो खुद था वो छोटी सी भूमि, कोई ऐसी छोटी भूमि है उसका जो स्वामी है उसको खुद बोला जाता था। तो ग्राम का जो मुखिया है ये मुकद्दम है, और ये भू राजस्व की जो प्रणाली थी उसमें बहुत ही अहम भूमिका ये निभाता है मुकद्दम। बिचौलिए हैं एक तरह के ये, जो कि जो पूरा का पूरा ग्राम का जो भू राजस्व है उसको एकत्रित करके सरकारी अधिकारी को देने वाले थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने इनके बहुत सारे अधिकारों को सीमित कर दिया था, और उसने बहुत सारे बिचौलियों को हटा दिया था। तो उसने किसानों का जो संपर्क है वो सीधे की सीधे अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य से जोड़ा था। आठवां प्रश्न है, इब्न बतूता के अनुसार दिनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने कराया था? अब मैंने जब मुद्रा प्रणाली डिस्कस की थी आपसे, तो उसमें दिनार नाम का हमने एक स्वर्ण मुद्रा के बारे में पढ़ा था, जो कि 200 ग्रेन का था। और ये स्वर्ण मुद्रा 200 ग्रेन की मोहम्मद बिन तुगलक के काल में शुरू होती है, और मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है राजकुमार किसका? धनवानों का, यानी प्रिंस ऑफ मनेयर्स बोलते हैं। और ये किस इतिहासकार ने इसको संज्ञा दी है प्रिंस ऑफ मनेयर्स, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपने मेरा वो लेक्चर देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। नवां प्रश्न है, प्रथम सुल्तान जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया। अब गैर इस्लामी प्रथाएं क्या थी? जब मैंने पढ़ाया था आपको सिजदा एंड पैबोस, तो सिजदा एंड पैबोस हमने बहुत ही लेंथ में डिस्कस किया है, और ये बलबन ने शुरू की थी। क्यों? क्योंकि उसको अपने राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित करना था, और उसको अपने आप को सर्वोच्च स्थान पे स्थापित करना था। क्योंकि इल्तुतमिश के बाद जितने भी उसके उत्तराधिकारी हुए हैं, उन्होंने राजत्व को बहुत ज़्यादा निम्न स्तर पे वो ले गए थे। तो बलबन के पास एक चुनौती थी, और उसने इन प्रथाओं को ज़रूर शुरू किया, सिजदा और पैबोस। लेकिन ये दोनों की दोनों प्रथाएं जो थी वो गैर इस्लामी थी, और इसलिए उसको प्रथम सुल्तान बोला जाता है जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन शुरू किया था। 10वां प्रश्न है हमारा आखिरी प्रश्न पीजीटी का, इनमें से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? पहला है खुम्स, दूसरा खराज, जकात या सभी। तो हमने बात की थी जब करों के बारे में, तो राजस्व प्रणाली का जो लेक्चर था उसमें मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, खुम्स क्या है, खराज क्या है, जकात क्या है। यदि आपको यहाँ ना समझ में आ रहा हो तो वहाँ पे जाके आप उस लेक्चर को देखिए, तो आपको ये पता चलेगा ये जो टर्म्स हैं, खुम्स, खराज क्या है, जकात क्या है, ये किसके ऊपर लगाए जाते थे, कौन से कर जो है वो मुसलमानों पे लगते थे, या कौन से कर जो है वो गैर मुसलमानों पे लगते थे। जो खुम्स था वो लूट का माल था, खराज भी था, जकात भी था, तीनों तरह के कर लगाए जाते थे। इसके अलावा एक और कर था जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, उसका नाम है उश्र। तो इस तरह से ये सभी हो जाते हैं, ए बी सी, और ये उश्र भी है। तो इस तरह से जो इसका आंसर है वो जाएगा उपरोक्त सभी। अब टीजीटी के कुछ पीवाईक्यूज ले लेते हैं जो मैंने 2011-13 से लिए हैं, और 10 प्रश्न हैं। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया? तो जब मंगोलों का आक्रमण होता है, जब चौथा आक्रमण होता है मंगोलों का, उस समय की बात है ये। अलाउद्दीन खिलजी उस समय चित्तौड़ के अभियान से लौटा होता है, थका होता है, उसकी सेना भी कम होती है, शक्ति कम होती है। तो उस समय जब वो सिरी किले के निर्माण करता है, ये उस समय की बात है, और उस समय मंगोल
आक्रमणकारी था तरगी। हालांकि उसने अपनी पूरी सेना को सिरी किले के अंदर सुरक्षित कर लिया। तरगी उस किले को नहीं भेज पाया था, लेकिन उसने दिल्ली के आसपास के इलाकों को काफ़ी लूटा और इसलिए इसको अलाउद्दीन खिलजी की हार बताया जाता है। दूसरा प्रश्न है, शर्ब कर किस पर लागू होता था? अब ये एक तरह का जो कर था हके शर्ब, वो किस पर लागू होता था? गैर मुसलमानों पे, विदेशी व्यापार पर, औद्योगिक विकास पर या जल आपूर्ति के लिए। तो जो हके शर्ब जो कर था वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। हालांकि फिरोज शाह तुगलक ने जितने भी कर लगाए वो उसने वही कर लगाए जिसकी इजाज़त शरीयत देता है, यानी इस्लामी कानून देता है, जिसके हिसाब से केवल उसको 4 कर लगाने चाहिए, जिनका नाम हमने अपने पीजीटी के आखिरी क्वेश्चन में डिस्कस किया था। लेकिन इसने ये एक लौता ऐसा कर है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कभी कभी कि ऐसा कौन सा गैर इस्लामी कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। तो ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया हुआ कर है, जो कि सिंचाई के लिए जो उसने नहरें बनवाई थी, नहरों का जो जाल बिछाया था फिरोज शाह तुगलक ने, सिंचाई कर था ये, और ये जल आपूर्ति के लिए, इसीलिए इसको बोला जाता है जल आपूर्ति के लिए कर लगाया हके शर्ब। तीसरा प्रश्न है, कौन सा सुल्तान हिंदू योगियों और मुस्लिम फ़कीरों के साथ देर रात तक बात किया करता था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक। अब इसमें बात कर रहा है धार्मिक असहिष्णुता की और सहिष्णुता के बारे में। तो धार्मिक सहिष्णुता सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में है, और मोहम्मद बिन तुगलक ही है जो हिंदू योगियों के साथ और मुस्लिम फ़कीरों के साथ साथ बहुत सारे जैन विद्वानों के साथ भी ये अपनी डिस्कशन किया करता था देर रात तक। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर हो जाएगा। चौथा है, किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, फिरोज शाह तुगलक तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक सच्चा मुसलमान स्थापित करना चाह रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक रिलीजियसली काफ़ी टॉलरेंट था, तो हो सकता है आप लोगों के दिमाग में आया कि मोहम्मद बिन तुगलक का है। लेकिन ये जो कथन है, ये पूरा का पूरा कथन है जलालुद्दीन खिलजी का। हमने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था, तब बताया था कि किस तरह से उसके समय में यमुना के पास जो उसका महल है, वहाँ पे लोग हिंदू लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए अपना मूर्ति विसर्जन करते हैं, और उसने ही ये बोला था, और उसने उनको पूरी छूट दे रखी थी कि अपने जो धर्म के अनुसार जितनी भी उनकी मान्यताएं हैं उसको वो उसका अनुसरण कर सके। तो जलालुद्दीन खिलजी ने ही ये बोला था कि जो दिल्ली राज्य है वो वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता। पांचवा प्रश्न है, किस सुल्तान ने घोषणा की कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? अब लोधी वंश में बहुत सारे अलग अलग 3 सुल्तान हुए, तीनों का जो राजत्व का सिद्धांत था तीनों का अलग अलग था, ये मैंने आपको बताया था। और ये बात कर रहा है इब्राहिम लोधी का एक कथन है कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। छठा प्रश्न है, वो सुल्तान जो खुद को नायबे खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक। तो नायबे खुदाई और ईश्वर का प्रतिनिधि ये बलबन खुद को बोलता है, और ये केवल इसलिए बोल रहा है ईश्वर का प्रतिनिधि और नायबे खुदाई जिससे इसके ऊपर कोई भी इससे प्रश्न ना कर सके, इसकी नीतियों को लेके, इसके कार्यों को लेके। यदि ये खुद को नायबे खुदाई और ईश्वर का प्रतिनिधि बोल रहा है, तो अब ये अपनी जो कहीं ना कहीं जो वंशावली तो नहीं कह सकते, लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं इस तरह से प्रतिपादित कर रहा है कि अब ये नेक्स्ट टू गॉड है, मतलब अल्लाह के बाद अब सीधे यही है। तो अब आप क्योंकि अल्लाह से प्रश्न नहीं कर सकते, तो आप उसके प्रतिनिधि से भी कोई प्रश्न नहीं कर सकते। इसलिए इसने अपने आप को जो राजत्व का सिद्धांत जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था, और इसके ऊपर हमने एक PYQs भी किया है जो कि UPSC में भी पूछा जा चुका है। राजत्व के सिद्धांत के ऊपर किस तरह से इसका राजत्व का सिद्धांत और अलाउद्दीन का राजत्व का सिद्धांत अलग अलग था, भिन्न था, उसके समीक्षा करने के लिए। तो इसके ऊपर हमने जब खिलजी वंश का PYQ किया था, तो उसमें भी एक UPSC से एक प्रश्न डाला है और इसको बहुत लंबे से समझाया है। आप उस प्रश्न को देखेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा चक्कर समझ में आ जाएगा क्यों इसने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बोला है। 7वां प्रश्न है, सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था? अब यदि हमको वंश की क्रोनोलॉजी पता है, उनका कालक्रम पता है कि सबसे पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी आया, फिर तुगलक आए, फिर सैयद आए, फिर लोधी आए,
तो हमको पता चल जाएगा कि सैयद वंश का अंत किसने किया, लोदी वंश ने किया। अब लोदी वंश में अंत वही करेगा जो लोदी वंश का संस्थापक होगा। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन है, इसमें से ऑप्शन दिया है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, या इनमें से कोई नहीं। तो लोदी वंश का संस्थापक है इब्राहिम लोदी, तो बहलोल लोदी, तो इसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। और इब्राहिम लोदी उसका अंतिम शासक है। सिकंदर लोदी जो है वो बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी के बीच में उसने शासन किया है। और बहलोल लोदी जो है वो संस्थापक भी है लोदी वंश का। और इसके साथ इसका एक वन लाइनर और भी बनता है, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सल्तनत पे शासन करने वाला जो शासन है वो बहलोल लोदी है। और इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा शासक है जो युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए सल्तनत काल का शासक वीर गति को प्राप्त हुआ या जो मर गया। 8वां प्रश्न है, प्रथम मुस्लिम शासक जिसने दक्कन को भेदा, मतलब जिसने दक्षिण के ऊपर आक्रमण किया या उसको जीता या भेदा। तो सबसे पहला जो शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने देवगिरी के ऊपर आक्रमण किया था। और इसके बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि इससे पहले जो देवगिरी के जो नागरिक थे उनको मुस्लिम जनजाति के बारे में, उनके विषय के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इससे ये प्रतीत होता है कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले दक्कन में कोई भी मुस्लिम राजा या कोई भी मुस्लिम शासक या उसका प्रतिनिधि जाके उसने आक्रमण नहीं किया है। 9वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस शासक को राय रायन की उपाधि दी? प्रताप रुद्र देव, रामचंद्र देव, वीर बल्लाल, सुंदर पांड्या। अब ये चारों के चारों जो हैं ये इसके साउथ इंडिया कैंपेन से जुड़े हुए हैं। साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण का जो भारत है वहाँ से जुड़े हुए हैं। और सुंदर पांड्या जो है वो एकदम सबसे नीचे जो पांड्य राज है वहाँ का शासक है। वीर बल्लाल होयसल हो गया। प्रताप रुद्रदेव जो है वारंगल का है। और ये वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के पास से ही अलाउद्दीन के समय कोहिनूर हीरा, जो प्रथम बार कोहिनूर हीरे का इतिहास में जो उल्लेख मिलता है वो इसी समय मिलता है जब वो प्रताप रुद्रदेव वारंगल के ऊपर आक्रमण करता है। तो मलिक कफूर वहाँ से कोहिनूर हीरा लेके आता है अलाउद्दीन खिलजी के बाद। इसका आंसर लेकिन हो जाएगा रामचंद्र देव। रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था। और इसी को जब विद्रोह करता है ये और इसका बेटा शंकर देव, तो मलिक कफूर इसको बंदी बनाकर भेज देता है कहाँ, दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी के पास। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इससे मित्रता का हाथ बढ़ाता है और इसको राय रान की उपाधि देता है। और इस तरह से वो दक्षिण में राज्य को पूर्ण अपने सल्तनत में विलित ना करके बल्कि उनको एक तरह से बफर स्टेट की तरह यूज़ करता है। और उनसे जो वार्षिक कर की जो इसकी नीति है, मतलब वार्षिक कर उनसे लेता है और उनको अपने राज्य में राज करने देता है। तो इसको लेनपूल ने अलाउद्दीन खिलजी को इसी आधार पे बोला है कि वो सल्तनत का समुद्रगुप्त है, क्योंकि जो समुद्रगुप्त था उसकी भी दक्षिण को लेके यही नीति थी। और इस नीति को बोला गया है ग्रहण मोक्षानुग्रह। तो ये पूरी इसकी कहानी रामचंद्र देव देवगिरी का जो राजा था उसको राय रायन की इसने उपाधि दी थी। 10वां प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? चांदी, लोहा, तांबा या सोना? तो जो सांकेतिक मुद्रा थी वो तांबे की थी, क्योंकि चांदी की तो वैसे ही कमी हो गई थी। पूरे विश्व में चांदी की उस समय कमी थी, आर्थिक मंदी का दौर था। चांदी की कमी के कारण ही सांकेतिक मुद्रा इसने प्रचलित की थी। और ये इससे पहले ईरान में भी प्रचलित की जा चुकी थी। हालांकि इसका जो पूरा एक्सपेरिमेंट था वो बहुत ज़्यादा विफल हो जाता है और इसकी बहुत सारी और भी योजनाएं विफल होती हैं। इसी की वजह से इसको वाइजेस्ट फूल भी कहा गया है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा योग्य सुल्तान। लेकिन इसको मूर्ख भी बोला है क्योंकि इसकी जितनी योजनाएं हैं वो सही से लागू नहीं हो पाई और सारी की सारी विफल हो जाती हैं। तो ये हमारे आज के PYQs थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। यदि आपको इस तरह के और प्रश्न मिलते रहें, उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम आगे चल के जो अगला जो टॉपिक डालेंगे उसमें भी हम प्रश्न उत्तर ही कुछ उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन वो सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो असर्शन रीज़न पे होंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं असर्शन रीज़न को उनको समझने में दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा कि एक अलग से एक सत्र रखा जाए जिसमें हम केवल असर्शन रीज़न के ऊपर प्रश्नों का समीक्षा करेंगे और उनको देखेंगे किस तरह से उसको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं या उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कथन कारण के ऊपर प्रश्न लाऊंगा मैं अगले सत्र में। तब तक के लिए धन्यवाद।